आज सुबह में सबसे पहले बात गुजरात की। गुजरात में आज नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना है और कल ही बीजेपी ने गुजरात की कमान भूपेंद्र पटेल के हाथ में सौंपने का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। लेकिन सीएम की रेस में बड़े दावेदार माने जा रहे डिप्टी सीएम इस फैसले पर अपने आंसू नहीं रोक पाए। आज सुबह भूपेंद्र पटेल नितिन पटेल से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों नेताओं ने कैमरे के सामने गर्मजोशी भी दिखाई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नितिन पटेल के सब्र का बांध टूट गया। दरअसल नितिन पटेल कल से ही खफा थे। कल शाम मेहसाणा में हुई एक जनसभा में ही नितिन पटेल ने कहा था कि वो सत्ता के भूखे नहीं हैं। आज जब मीडिया ने दोबारा उनसे सीएम नहीं चुने जाने पर सवाल पूछा तो वो रो पड़े। कि जब तक लोगों के हृदय में स्थान है किसी भी व्यक्ति का, कोई धार्मिक नेता हो, वो कोई संत हो, स्वामी हो, तो फिर उसको उसके भक्तों के हृदय में उनका स्थान रहता है, तब तक वो बड़ा रहता है। इसी तरह कोई कंपनी की ब्रांड हो तो ब्रांड की जब तक प्रेस्टीज रहती है तब तक वो काम चलता है। इसी तरह पॉलिटिक्स में भी जो कोई भी कार्य करो, छोटे से छोटा कार्यकर हो या बड़े से बड़े नेता हो, प्रजा के हृदय में जिसका स्थान है, वो मैंने बोला है कि प्रजा के हृदय में स्थान रखना वो पहली बात है। और काम करके लोगों का प्रेम जीत के आदमी बड़ा हो सकता है। किसी को दूर रख के, किसी को बाजू में रख के, मतदार हो या कार्यकर हो या अपने विस्तार के लोग हो, उसको दूर रख के कोई नेता बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं मेहसाणा का प्रतिनिधि हूँ, मेहसाणा का 2 टर्म का विधायक हूँ, 4 टर्म कड़ी में विधायक रह चुका हूँ। तो मैंने ऐसा बोला है कि 6 टर्म मैं धारासभ्य एमएलए बना तो कड़ी और मेहसाणा की जनता के आशीर्वाद से, मतदारों के आशीर्वाद से, कार्यकरों के सपोर्ट से मैं इतने बड़े स्थान पर पहुंच सका हूं। तो जिसने भी हमको सपोर्ट किया है उसका ऋण स्वीकार करना वो हमारा संस्कार है, ऐसी मैंने बात कही है। तो आज दरअसल देखिए 2:20 वो वक्त है जब शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन उससे पहले भूपेंद्र पटेल अलग अलग मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। और हमारे साथ विद्या, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, जो जिनके पास अपडेट है। विद्या, कहां है इस वक्त भूपेंद्र पटेल? जी देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है जहाँ पे महिलाएं अलाउड नहीं है, लेकिन ये स्वामीनारायण मंदिर है जहाँ पर कि स्वामीनारायण गुरुकुल मंदिर पे इस वक्त मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, जो भावी मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले वो थोड़ी देर पहले ही एक और साईं बाबा मंदिर है वहां गए थे, और उससे पहले एक सड़क किनारे एक मंदिर है हनुमान जी का, वहां गए थे। तो कल जो देखा था हमने, जो सिलसिला शुरू हुआ था, जैसे ही उनका नाम नॉमिनेट किया गया था उसके बाद वो 1-2 मंदिर कल रात को भी गए थे। उसके साथ ही वैसे ही उसी सिलसिले में आज वो सवेरे से ही नितिन पटेल से मिलने के बाद सीधे मंदिर का दौरा करना शुरू कर दिया उन्होंने। इसके बाद कहा जा रहा है कि वो एयरपोर्ट जाएंगे जहां पर अमित शाह आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हुए फिर गवर्नर हाउस जाएंगे जहां पर की स्वेरिंग इन है। तो फिलहाल भगवान का आशीर्वाद बेहद जरूरी है भूपेंद्र जी के लिए, क्योंकि हमने जैसा देखा, हालांकि नितिन पटेल तो मान गए हैं, लग रहा है कि उनकी तरफ से कोई रेबेल नहीं होगा, लेकिन और भी बहुत समस्याएं आ सकती हैं इस 15 महीने की सरकार को, उससे निपटने के लिए ये आशीर्वाद शायद बहुत अहम है। लेकिन विद्या, ये आशीर्वाद का सिलसिला तो चल रहा है, मुलाकात भी होती है नितिन पटेल से, लेकिन नितिन पटेल अब जब रोते हैं तो सियासत और गर्माती है, क्योंकि अब सवाल ये भी उठने लगेंगे कि जिस सब कुछ सही होने का दावा बीजेपी की तरफ से हो रहा था, क्या वाकई सब कुछ सही है? क्योंकि आगे चुनौती चुनाव की है और उस चुनाव में एकजुटता बहुत जरूरी है। नितिन पटेल एक खास प्रभाव रखते हैं, अगर ऐसे में वो नाराज हैं तो क्या पार्टी पर इसका असर नहीं पड़ेगा? उनको मनाने की क्या तैयारियां? जी देखिए, पार्टी की तरफ से जरूर बात हो रही है, क्योंकि कैबिनेट एक्सपेंशन, हालांकि मुख्यमंत्री वो हमेशा बनना चाहते थे। आनंदीबेन पटेल के समय में भी हमने देखा था कि उनका नाम प्रपोज किया गया था और वो बेहद इच्छुक थे इस बात को कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस बार भी वही सिलसिला था, वो काफी इच्छा जताई थी उन्होंने कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा इस बार फिर दबा दी गई। तो जाहिर सी बात है, हालांकि वो कह रहे हैं कि पार्टी की इच्छा सर्व ऊपर होती है, सबसे ऊपर होती है, लेकिन अंदर में वो जरूर, जो क्योंकि वो जैसा आपने कहा उनके आंसू भी छलक रहे थे, तो साथ जताते हैं। लेकिन जो पार्टी है उनका यही मानना है कि
मोदी के नाम पे ये चुनाव लड़े जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भूपेंद्र पटेल हो, आनंदीबेन पटेल हो या फिर अगर आप कह लीजिए नितिन पटेल हो, इनके नाम पे तो इलेक्शन लड़ा भी नहीं जाता गुजरात में। इलेक्शन विद्या, लड़ा अगर आप जाता है रहिए मोदी के साथ, नाम इस वक्त गोपी घांगर भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गोपी, आप कहां पर हैं और इस वक्त भूपेंद्र पटेल क्योंकि मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, आगे के और कार्यक्रम उनके क्या रहने वाले हैं आज? बिल्कुल आपको बता दूं, भूपेंद्र पटेल इस वक्त आए हुए हैं स्वामी नारायण गुरुकुल में, यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आपको दिखाते हैं स्वामी नारायण गुरुकुल के ये जो छात्र है वो यहाँ पे है और कुछ ही देर में भूपेंद्र पटेल जब यहाँ से स्वामी नारायण गुरुकुल से बाहर निकलेंगे, क्योंकि गुजरात की राजनीति में ये कहा जाता है कि जितने साधु संतों के आशीर्वाद रहेंगे उतने ज्यादा वोट मिलेंगे। तो भूपेंद्र पटेल यहाँ पे स्वामीनारायण संप्रदाय के जो संत है उनके आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जो स्वामीनारायण गुरुकुल के छात्र है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो भी मंत्रोच्चार करेंगे जब भूपेंद्र पटेल यहाँ पे आएंगे। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गाय है, गाय की पूजा करेंगे भूपेंद्र पटेल। यानी ये जो सीधा एक संदेश है, हिंदुत्व का जो मैसेज है। इससे पहले नितिन पटेल ने भी ऐसे कई बयान दिए हैं जिसमें हिंदुत्व की बात की गई है और अफगानिस्तान की बात करते हुए भी हिंदुत्व की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं जो 2022 का चुनाव है ये वो माना जा रहा था कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ही गुजरात के अंदर लड़ा जाएगा। अब भूपेंद्र पटेल जब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं तो वो हर एक मंदिर घूम रहे हैं यार। यहाँ तक कि सुबह से लेके अब तक करीब 3 मंदिरों में वो दर्शन कर चुके हैं। कल शाम को भी उन्होंने 2 मंदिरों में दर्शन किए थे। तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश जो है वो अब साफ हो गया है कि जो 22 का चुनाव होगा वो उसमें भले ही भूपेंद्र पटेल चेहरा ना हो, चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे या गृह मंत्री अमित शाह ही रहेंगे, लेकिन मुद्दा जरूर हिंदुत्व का रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से गुजरात की राजनीति में लेकिन गोपी जरा एक बात बताइए, पाटीदार समुदाय को खुश करने की कोशिश यहाँ पर जरूर दिख रही है और इसीलिए भूपेंद्र पटेल को चुना भी गया है। लेकिन आखिरकार खबरें अंदर क्या चल रही हैं? आखिर क्यों भूपेंद्र पटेल, क्यों नितिन पटेल नहीं? बिल्कुल देखिए, भूपेंद्र पटेल इसलिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आनंदीबेन पटेल तीनों के करीबी में से एक है। और भूपेंद्र पटेल एक ऐसा साफ चेहरा है जिसपे किसी भी तरीके का कोई दाग नहीं है, ना एलिगेशन लगे हुए हैं, ना ही किसी तरीके की उनके संगठन को इनकी जो प्रशासनीय शक्ति है उसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं एक साफ छवि के साथ 2022 के चुनाव में बीजेपी उतरना चाहती थी। अगर नितिन पटेल होते तो नितिन पटेल के लिए ये कहा जा सकता था कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है वो उस पे सवाल खड़े हो सकते थे, क्योंकि कोरोना के दौरान जिस तरीके से लोगों की मौतें हुई थी उसको लेकर ही सवाल थे। और तब नितिन पटेल डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर ये दोनों है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल थे वो नितिन पटेल और भूपेंद्र पटेल की अगर बात की जाए तो भूपेंद्र पटेल बिल्कुल साफ चेहरा है, उसके नाम पे बीजेपी 22 का चुनाव लड़ सकती है। साथ ही अगर भूपेंद्र पटेल की बात करें तो भूपेंद्र पटेल को पाटीदारों का समर्थन भी है, क्योंकि तो कुल मिलाकर देखिए नाम तो अब सामने आ चुका है और 2:20 वो वक्त होगा जब शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। उससे पहले मंदिर भूपेंद्र पटेल जा रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे आपको, 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद थे। विद्या और आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन जरा ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी विद्या और गोपी लगातार मौजूद हैं क्योंकि आज शपथ ग्रहण है। उससे पहले मंदिर जाते हुए इस वक्त भूपेंद्र पटेल नजर आ रहे हैं। विद्या हमारे साथ है, विद्या, गोपी भी हमारे साथ और वो उसी जगह पर हैं। गोपी, यानी इसके बाद अब आगे का कार्यक्रम भी बताइएगा। और ये देखिए मंदिर जाने का सिलसिला शपथ ग्रहण समारोह से पहले शुरू है और उसी की कड़ी में एक ये कड़ी जुड़ती हुई। बिल्कुल ये उसी की कड़ी में एक है कि स्वामीनारायण संप्रदाय के जो संत है, कहा जाता है कि जिसके पास स्वामीनारायण संप्रदाय के साधुओं का आशीर्वाद रहता है वो गुजरात के अंदर राज करता है। हर बार राजनीति में हमने देखा है कि गुजरात के अंदर जब भी कोई चाहे वो कांग्रेस का बड़ा लीडर हो या बीजेपी का बड़ा नेता हो, हर बार स्वामीनारायण के आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गौ पूजा हो रही है। जो नए बनने वाले मुख्यमंत्री आज शपथ ग्रहण करेंगे उससे पहले यहाँ पे स्वामीनारायण गुरुकुल में उनके
जरिए ये गौ पूजा की जा रही है। और राजनीति में गौ का जो महत्व है वो भी आप जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश है क्योंकि 22 का चुनाव गुजरात में होना है और हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात में ये एक सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं एक सबसे बड़ा सिंबल है। क्योंकि गुजरात की राजनीति में अगर हम कहें तो लगातार जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे को, चाहे नितिन पटेल हो या 2002 का चुनाव आप देखिए, जब गोधरा दंगे के बाद वाला जो चुनाव था वो भी हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ा गया था। और हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसके बलबूते पे अब तक बीजेपी इतने सालों से गुजरात में राज कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गौ पूजा की जा रही है जो करीब 2:30 बजे 2:20 पर भूपेंद्र पटेल का जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है वो राजभवन में होना है, शपथ ग्रहण होना है। इससे पहले वो आप पहुंचेंगे यहाँ से सीधा एयरपोर्ट, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ दूसरे जो अलग अलग 4 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पे पहुंचेंगे। तो उन सबसे पर्सनली यहाँ पे मिलेंगे आज भूपेंद्र पटेल। आप देख सकते हैं कि उनका जो गौ पूजन है, गौ को जो प्रसादी है वो खिलाई जा रही है। सीएम नहीं बनाने पर आज नितिन पटेल का दर्द छलक गया है। कल उन्होंने मेहसाणा में सीएम नहीं बनाए जाने को लेकर सफाई दी थी, लेकिन आज जब यही सवाल हुआ तो गुजरात का ताज नहीं मिलने पर उनका दर्द छलक गया, आंखों से आंसू बह निकले। મારી સામે એ મેં જોયેલું છે, અહીં બેઠેલા મને ભણાવતા હતા, મને મોટો તમે બનાવ્યો છે। આજે મારું જે સ્થાન છે તે કડી અને મહેસાણાના આભારી છે, ભારતીય જનતા પક્ષને આભારી છે। એટલે હું કોઈ मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। नहीं, कोई दर्द नहीं होता है। हमने भी कई लोगों को एमएलए की टिकट नहीं दी है, एमपी की टिकट नहीं दी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेशन की टिकट नहीं दी है। हमने भी ऐसे निर्णय किए हैं, तो निर्णय तो करना ही पड़ता है। सबको सब दे दो ऐसा तो कोई भी जगह नहीं हो सकता। और पार्टी को जो ठीक लगा आने वाले समय के लिए, अभी के समय के लिए इस प्रकार का हमारे नेतृत्व ने निर्णय किया है। गोपी गांगर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। गोपी, क्योंकि देखिए आज शपथ ग्रहण समारोह है, कौन कौन पहुंचा जरा वो भी अपडेट दीजिएगा। और नितिन पटेल की आंखों से तो आंसू निकल पड़े, अब उन आंसुओं को कैसे पूछेगी बीजेपी? देखिए, ये कहा जा रहा है कि अब कैबिनेट का भी एक्सपेंशन होगा और पाटीदार मुख्यमंत्री हो और पाटीदार डिप्टी सीएम हो, ये होना संभव नहीं है। तो हो सकता है कि नितिन पटेल का जो डिप्टी सीएम का पद है वो भी चला जाए। तो वैसे में बीजेपी अब क्या उनके लिए रणनीति बनाती है वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सबसे अहम कहेंगे, क्योंकि उम्मीद यही थी कि नितिन पटेल जो कि कैबिनेट में सबसे सीनियर मंत्रियों में से एक है, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यहाँ तक कि जब परसों अगर रेजिग्नेशन के बाद नितिन पटेल की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफी कॉन्फिडेंट थी कि उनको यही उम्मीद थी कि वही बनेंगे। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री पद नहीं मिला है तो आंखों से आंसू छलक गए हैं। जब आज सुबह मीडिया से बात कर रहे थे, हालांकि वो बार बार यही कह रहे थे कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, 30 साल में मैंने बहुत कुछ पाया है, मैं पार्टी के सुख दुख में उनके साथ रहा हूं, यहाँ तक कि विपक्ष में भी रहा हूं। लेकिन ये सारी चीजें बोलते हुए उनकी आंख से जो आंसू है वो छलक गए। यानी कहीं ना कहीं जो दिल में दर्द है, 2 बार ऐसा हुआ कि नितिन पटेल मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। यहाँ तक कि पहली बार तो उन्होंने मिठाई तक खिला दी थी और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, विजय रूपानी उनकी जगह पे मुख्यमंत्री बन गए थे। तो साफ है कि जो तो बिल्कुल देखिए, अब यहाँ पर नाराजगी भी दूर करनी पड़ेगी नितिन पटेल की, उसको लेकर क्या रणनीति रहती है। और आज 2:20 वो वक्त होगा जब शपथ ग्रहण समारोह होना है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच रहे हैं, अमित शाह भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो गुजरात के सरताज बनाए गए हैं भूपेंद्र पटेल। आज दोपहर 2:20 पर उनका शपथ ग्रहण है, जिसमें अमित शाह समेत कई सूबों के सीएम शामिल हैं। भूपेंद्र पटेल वो चेहरा जो गुजरात में बीजेपी के विजय रथ को आगे बढ़ाएगा।
जिसकी अगुवाई में बीजेपी अगले साल विधानसभा चुनाव में उतरेगी और जो पीएम मोदी के गृह राज्य में फिर बीजेपी की पताका फहराने के लिए पार्टी को एकजुट करेगा। चर्चाएं कई थी, अटकलें कई नामों की थी, लेकिन गुजरात की सियासी पटकथा में नए सीएम का नाम सामने आया तो ये एक बार फिर हर किसी के लिए चौंकाने वाला रहा। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल हमारे घाटलोड़िया के जो विधायक हैं, जिनके पास एक प्रशासनिक अनुभव भी है, उनको सर्वसम्मति से चुना गया है और गुजरात भारतीय जनता पार्टी गुजरात के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम गुजरात के विकास के लिए सब आगे तत्पर रहे। भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान होते ही निवर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उन्हें गले लगाकर बधाई। मुख्यमंत्री की दौड़ के प्रबल दावेदार नितिन पटेल ने भूपेंद्र भाई को शुभकामनाएं दी। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और मनसुख मांडविया ने पार्टी को साथ आगे बढ़ाने का भरोसा दिया और भूपेंद्र पटेल ने इस जिम्मेदारी के लिए सबको धन्यवाद दिया। सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूं। मेरे पर जो विश्वास रखा है वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे। पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को गुजरात के नए मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है। भूपेंद्र पटेल ना तो कभी सरकार में मंत्री रहे और ना ही कभी उनके पास बड़ा पद रहा, लेकिन पीएम मोदी के गृह राज्य के लिए उनके नाम के ऐलान के साथ ही पूरी पार्टी को साफ संदेश दे दिया गया है। यानी गुजरात के विधानसभा चुनाव में नाम नरेंद्र मोदी का चलेगा और चेहरा होंगे भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल के नाम के ऐलान के साथ ही पूरी पार्टी ने उनकी अगुवाई में विधानसभा चुनाव के विजय मिशन पर आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये जो निर्णय लिया है, भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, हमें सबको पूर्ण विश्वास है। भूपेंद्र पटेल करवा पाटीदार समाज के नेता हैं, जो राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन के करीबी माने जाते हैं। भूपेंद्र पटेल ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद जिले की घाटलोड़िया सीट से रिकॉर्ड 1,17,000 वोट से जीत दर्ज की थी। भूपेंद्र पटेल को नया सीएम बनाकर बीजेपी ने गुजरात की सियासत में एक साथ कई समीकरण साधने की कोशिश की है। भूपेंद्र पटेल के जरिए बीजेपी ने गुजरात की पाटीदार समुदाय वाली पॉलिटिक्स को साधा है। इसके साथ ही नया चेहरा सामने लाकर एंटी इनकम्बेंसी के असर को भी कम करने की कोशिश की है, क्योंकि सरकार के कामकाज से नाराजगी की वजह से ही चुनाव से ठीक पहले विजय रूपाणी को सीएम पद छोड़ना पड़ा। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी 100 सीटें हासिल नहीं कर सकी थी। ऐसे में इस बार चुनाव से पहले बीजेपी किसी तरह का जोखिम लेने को तैयार नहीं थी। तलाश ऐसे चेहरे की थी जो नया हो और जिसकी अगुवाई में पार्टी को एकजुट कर चुनाव में उतारा जा सके। भूपेंद्र पटेल गुजरात के चुनावी समर में बीजेपी के नए सारथी चुने गए हैं। उनके पास बमुश्किल 1 साल का वक्त होगा, लेकिन बीजेपी के लिए ये ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि चुनाव की असली लड़ाई तो पीएम मोदी के नाम पर ही लड़ी जाएगी। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। पाटीदार वोट गुजरात में सत्ता की सीढ़ी माने जाते हैं और इन्हीं वोटों को साधने पर बीजेपी की नजर है। 70 से ज्यादा सीटों पर पाटीदार नतीजे पर असर डालते हैं। 2.5 दशक तक बीजेपी ने किसी पाटीदार को सीएम नहीं बनाया, लेकिन अब सियासी समीकरणों ने एक बार फिर केशुभाई के बाद पाटीदार कार्ड खेलना शुरू किया है। आखिरकार बीजेपी ने गुजरात में खेला पाटीदार दांव। पाटीदार नेता को मिली सीएम की कुर्सी। 2022 के लिए बीजेपी का पाटीदार दांव। मुख्यमंत्री बदला, अब मंत्रिमंडल में भी दिखेगा बड़ा उलटफेर।
गुजरात में बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया। भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर के साथ ही साफ हो गया कि बीजेपी इस बार पाटीदार वोट को पूरी तरह से अपनी ओर खींचना चाहती है, जो लगातार बीजेपी से दूर जा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल करवा पाटीदार समुदाय से आते हैं, जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। गुजरात में करीब 20 से 22% पाटीदार वोटर हैं, जिसमें करवा पटेल 60% और लेउआ पटेल 40% हैं। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो करवा पटेल के 27% वोट कांग्रेस के खाते में गए थे। ये आंकड़ा पिछली बार से 18% ज्यादा है। वहीं बीजेपी को इस समुदाय के 10% वोट कम मिले हैं, जो घटकर 68% पर पहुंच गया। कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले लेउआ पटेलों की 31% ज्यादा मत मिले, जो 46% तक पहुंच गया। लेकिन बीजेपी को 12% वोट का नुकसान हुआ, उसे लेउआ पटेल के 51% वोट मिले। करवा पटेल की संख्या न केवल ज्यादा है, बल्कि हार्दिक पटेल भी इसी समुदाय से आते हैं। पाटीदार समुदाय की नाराजगी का मुद्दा लेकर हार्दिक पटेल गुजरात के सियासी मैदान में उतरे थे, जहां कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, जिसका असर बीजेपी के वोट बैंक पर भी पड़ा। ऐसे में पाटीदार की नाराजगी लगातार बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही थी। बहुत सारे सूत्रों के अनुसार आरएसएस और बीजेपी का एक सर्वे भी हुआ था कि क्या विजय रूपाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी तो क्या होगा, जिसका पूरा सर्वे मैंने ट्विटर पे रखा था और कई सारे मीडिया ने इसकी ध्यान में रखते हुए न्यूज भी बनी भी है। कई लोगों ने इस बात को स्वीकारा भी है। मेरा ये बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि गुजरात के लोग बहुत ही अपेक्षाएं सत्ता से रखते थे, जिन अपेक्षाओं पर खरी उतरने का काम मौजूदा सरकार ने नहीं किया। मैंने कल भी कहा कि भाजपा ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदला है, लेकिन गुजरात के 6.5 करोड़ लोग अब सत्ता बदलने के मूड में। बीजेपी ने विजय रूपाणी को सीएम बनाया था, जो कि जैन बनिया समाज से आते हैं। बीजेपी को लगता था कि वो पाटीदार की नाराजगी को दूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसका असर गुजरात के चुनाव परिणाम में साफ देखने को मिला। 2012 के चुनाव में जहां बीजेपी को 115 सीटों में जीत मिली थी, वहीं 2017 के चुनाव में बीजेपी दहाई के आंकड़े में सिमट गई, जहां उसे 99 सीटों में जीत हासिल हुई। इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिला। इससे पहले पाटीदार की नाराजगी को दूर करने के लिए मोदी सरकार पाटीदार नेता मनसुख मंडाविया को गुजरात से केंद्र में लाए, जहां उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा अहम विभाग दिया गया। इसके अलावा एक और पाटीदार चेहरा पुरुषोत्तम रूपाला को गुजरात से दिल्ली लाकर पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सौंपा गया। हालांकि इस बार सीआर पाटिल ने पाटीदार होने की वजह से सीएम बनने की बात से इनकार कर दिया। कोई एवा कारणोसर कोई नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी में थती नथी। कार्यकर्ताओं एनो मोरल एनी काम करनी पद्धति ए कार्यकर्ताओं साथे लेवाना लोकोमां एनी इमेज आ बधा सरवाळा करीने पछी निर्णय लेवातो होय छे, एना आधारे निर्णय लेवामां आवे छे। ऐसे में बीजेपी ने पूरी गणित बदली और पाटीदार नेता को सीएम की कुर्सी पर बिठाया, जहां पार्टी की पूरी कोशिश पाटीदार समुदाय की नाराजगी को दूर करना है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। एन चुनाव से पहले सीएम बदलना बीजेपी का अलग सियासी अंदाज बन गया है। वजह एक ही है, जो जीतता सके उसको कमान दे दी जाए। 12 महीने में 5 सीएम बदले गए और इन बदलावों में पीएम मोदी की इस कार्यशैली की साफ झलक दिखती है, जिसमें उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतरना ही सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। राज्य कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, पीएम मोदी की पॉलिटिक्स का मूल मंत्र है रिजल्ट। कमान उसी के हाथ में होगी जिसका काम बोलेगा, जिसके पास जनता का साथ होगा और जिसका नाम चुनाव में बीजेपी की जीत की गारंटी होगा। वरना चाहे सिर पर चुनाव हो, बीजेपी नेतृत्व में बदलाव से पीछे नहीं हटेगी। हाल में कई राज्यों में बीजेपी पीएम मोदी के इस फॉर्मूले पर चलकर कई सीएम बदल चुकी है। यही वजह है कि अब सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के नेतृत्व परिवर्तन वाले उस फॉर्मूले की हो रही है, जिसके चलते हाल में कुछ राज्यों में मुख्यमंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ा है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने की सबसे ज्यादा उठापटक उत्तराखंड में देखने को मिली, जहां प्रदेश की जनता ने 6 महीने के भीतर 3 सीएम देख लिए। मार्च महीने में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर
तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन तीरथ सिंह रावत बमुश्किल 4 महीने ही सीएम की कुर्सी पर रह पाए। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। उधर दक्षिण में भी बीजेपी के ऐसे ही बदलाव के चलते येदियुरप्पा को कुर्सी गंवानी पड़ी। कर्नाटक में काफी समय से नेतृत्व में बदलाव की चर्चा थी और कर्नाटक सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर येदियुरप्पा को अपना पद छोड़ना पड़ा। असम में भी चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने सीएम पद का चेहरा बदलकर हेमंत बिस्व शर्मा को कमान सौंप दी थी। ये पीएम मोदी का सीधा पैमाना है, कसौटी है उम्मीदों पर खरे उतरने की, वरना गद्दी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं। हालांकि कई विरोधी इस रणनीति को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। अगस्त में आरएसएस और बीजेपी का गुप्त सर्वे चौंकाने वाला था। कांग्रेस को 43% वोट और 96 से 100 सीट, बीजेपी को 38% वोट और 80 से 84 सीट, आप को 3% वोट और 0 सीट, मीम को 1% वोट और 0 सीट और सभी निर्दलीय को 15% वोट और 4 सीट मिल रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएम बदलने से पार्टी पर आने वाले चुनाव का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाता है। यही वजह है कि अंतिम फैसला सूबे के सियासी समीकरण को ध्यान में रखकर लिया जाता है, ताकि बदलाव के साथ चुनाव में पार्टी की जीत की राह आसान हो सके। अहमदाबाद में गोपी मनियार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।